सो डायलिसिस को बेहतर समझने के लिए हमारे साथ है आज पुणे के रिनाउंड नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अभय सदरे. आई वेलकम यू सर. Thank you. Dr. Sadre is an expert in nephrology. He is one of the most senior nephrologists and consultant nephrologist at Ruby Hospital. He has performed more than 600 transplants. It's a huge number. I request Mr. Rahul to carry forward session. Thank you, Simran. Yes, sir. So, hello, sir. Good Yeah, evening, and good evening. it's a great pleasure talking to you again. And Nice. we've been always blessed with all your guidance and support, and the way you've been doing things for patients. I think that is remarkable. सो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभय सदरे सर काफी सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। सर का अनुभव काफी अनुभव रहा है और उनके माध्यम से कई पेशेंट्स को काफी बेनिफिट्स हुए हैं जो लगातार अक्रॉस इंडिया हमने देखा है सर के पास पेशेंट्स आते हैं और सलाह लेते हैं और हमेशा से सर पेशेंट्स के लिए मैं कहूँगा तैयार रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। सो इस तरीके से आज हम सर से कई सारे सवाल जो पेशेंट्स ने अभी तक पूछे, हमारे पास बहुत ज़्यादा लिस्ट है। मैं कोशिश करूँगा कि सर का जो भी समय हमें मिला है, उसमें थोड़ी जानकारी और जो भी सलाह वो हमें देते हैं हम लेने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले आज ये विश्व किडनी दिवस वर्ल्ड किडनी डे है। उस पर हम आपको शुभकामनाएँ भी देते हैं और Thank you. आपका जो कंट्रीब्यूशन है इस पूरे सेक्टर में, इस मरीजों के लिए अ, उसकी भी काफ़ी सराहना करते हैं। सो आप कोई मैसेज, कुछ चीज़ पेशेंट्स को सर्वप्रथम हम शुरुआत कर रहे हैं उस इस मौके पे देना चाहेंगे? अ, इस समय वर्ल्ड किडनी डे की जो थीम है, वो थीम ऐसी है कि किडनी की बीमारी क्या है समझो, उसके बारे में जानकारी बढ़ाओ और वो जानकारी डिस्ट्रीब्यूट करो कि जी, ताकि उससे पेशेंट को फायदा हो सके और पेशेंट का जो आयुष्य है वो सुकर हो सके। जी, बिल्कुल। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा टेक अवे है वन लाइनर में। सर इसमें अभी जो किडनी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम लोग किडनी में देखते हैं, अभी इससे पहले जो सेशन था उसमें भी डॉक्टर रंजन ने जानकारी दी कि किस तरीके से किडनी पेशेंट्स इवेंचुअली मतलब क्रॉनिक डिसीज बोल के वो हो जाता है और प्रिवेंटिव साइड में हमने कोशिश की कि उनसे जानने की कि किस तरीके से लोग रेगुलरली चेकअप वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अभी जो पेशेंट्स जिनको हम लोग कह सकते हैं कि एक बार किडनी डिसीज हो गया, वो या तो स्टेबल है या तो फिर उनका स्टेज 1, 2, 3, 4 में वो हैं, तो उन्हें किस तरीके से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त तक स्टेबलाइज़ रखने की कोशिश करनी चाहिए? और उनकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन वो कर सकते हैं? बावजूद इसके कि अगर वो मैनेज कर भी रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत आ जाती है और उनको जैसे डायलिसिस करना है या ट्रांसप्लांट पर तक कर जाना है, तो वो तो एक नेचुरल प्रोसेस से वो चले जाते हैं। बट बिफोर दैट आफ्टर डायग्नोसिस उन्होंने क्या चीज़ों को ध्यान रखकर उस स्टेज में रहने की कोशिश करनी चाहिए? उसके लिए उनकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए बिसाइड्स डॉक्टर जो करते ही हैं अपनी तरफ से काम? तो डॉक्टर आपने सही कहा कि डॉक्टर तो अपना काम करते हैं, लेकिन जी, पेशेंट से उतना कोऑपरेशन लेना वो ज़्यादा जी, ज़रूरी होता है, क्योंकि बिल्कुल। ये सिर्फ डॉक्टर का या अकेले पेशेंट का काम नहीं है, ये एक राइट, टीम वर्क है कि जिसमें एग्ज़ैक्टली। डॉक्टर है, पेशेंट की फैमिली है, कि जिनका जी, फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। और उसके साथ में डायटीशियन है, लैबोरेटरीज़ है, ये सब राइट, लोगों ने इकट्ठा होके ये काम करेक्ट, कर दिए तो पेशेंट का करेक्ट। लाइफ एकदम अच्छी तरह से गुजर सकता है। किडनी की जी, बीमारी है ये सुन के पेशेंट और उसकी फैमिली डर जाते हैं और जी, डायरेक्टली वो सोचने लगते हैं कि हमें डायलिसिस पे जाना है या हमें किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, हमारा अभी लाइफ ज़्यादा कुछ बचा नहीं। ये जी। तरीके की जो चीज़ें हैं या तो कोई पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते, ये हुँ, होने की ज़रूरत नहीं है। किडनी की जी, बीमारी जैसी आपको आम बीमारी और बीमारियाँ होती है, उसी हुँ, तरीके की एक बीमारी है, सिर्फ़ जी, उसको हैंडल करने के रास्ते हैं, वो अलग जी, से है। और वो अगर प्रॉपर समझ के हमने जी, उसके तरफ से प्लानिंग किया,
तो पेशेंट का लाइफ है वो अच्छी जी तरह से गुजर सकता है, ना कि उसके वजह से पेशेंट को कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीजें होती है। लेकिन इसमें पेशेंट का एजुकेशन जो हम अब जी सब लोग कर रहे हैं वो जी बहुत जी जरूरी है। पेशेंट जी ने अपनी खुद की बीमारी समझ के लेनी चाहिए, और जी उसके डॉक्टर ने भी उसकी क्या बीमारी है, क्या हो सकता है, क्या नहीं, उनको इन डिटेल में समझाना चाहिए। सिर्फ दवा गोली दे के डॉक्टर भी अपनी जिम्मेदारी दूर नहीं कर सकते। तो जी उनको ये टाइप से पूरा एक मोल्ड करना पड़ता है, ताकि जी पेशेंट खुद होके उनके पास आए और हम्म अपने बीमारी के बारे में जानकारी दे, और सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है वो देखे। जी, परफेक्ट। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है ये मैसेज आज इस दिवस पर अगर हम सब लोग लेते हैं क्योंकि हम में से कई लोग पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स भी हैं, जो केयर टेकर भी हैं, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उस पेशेंट को हमें क्या चीज़ सपोर्ट करनी चाहिए, कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए और साथ में ही डॉक्टर्स जो सलाह हमें देते हैं, उस पे पूरा भरोसा करके हमें रेगुलरली उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए ताकि आप हमें रिजल्ट्स अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। सर इसमें कई सारे सवाल ऐसे भी हैं जो डिसीज स्पेसिफिक हैं। जैसे एक सवाल अभी ऑटो इम्यून डिसीज रिलेटेड काफी लोगों ने पूछा है कि कई लोगों को वो चीज आइडेंटिफाई हुई है कि ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से या सामान्य जन का एक समझना है कि किडनी पे भी असर हुआ है। तो उसको किस तरीके से देखना चाहिए और एक नॉर्मल हम कई बार सुनते हैं कि उस इंसान को तो कोई बुरी आदत भी नहीं थी या वो ड्रिंक्स भी नहीं कर रहे थे या जो जनरल एक सोसाइटी में अंडरस्टैंडिंग है, फिर भी उसे किडनी की समस्या हो गई है। तो इसमें विशेष रूप से ऑटो इम्यून रिलेटेड जो चीज को हाईलाइट किया जाता है, तो उसके बारे में कुछ आप मार्गदर्शन करेंगे? साइंटिफिक वर्ड्स में अगर बोलना है तो ऑटो इम्यून डिसीज के वजह से जो किडनी की बीमारियां होती है जी, उसको सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिसीज है, ऐसा बोला जाता है। कि जो ओके, किडनी का खुद का बीमारी नहीं है, ये बॉडी जी, का पूरे बदन का बीमारी है, और जी, उसका इफेक्ट है वो किडनी के ऊपर आता है। जी, तो जी, आजकल डॉक्टर लोगों में भी अवेयरनेस इसका बढ़ गया है। जी, तो किडनी के बीमारी का पेशेंट जब मरीज अपने सामने आता है तो हुँ, पहले ऑटो इम्यून डिसीज है क्या नहीं, ये हुँ, आजकल फ्रीक्वेंटली रूल आउट किया जा रहा है, ना कि जी, उसकी तरफ निग्लेक्ट किया जा रहा है। और जैसे जी, जैसे टेस्ट बढ़े हैं वैसे बहुत सारे लोगों को ऑटो इम्यून डिसीज है, ये जी, बीमारी ये अपने सामने आया है। और ये जी, सामने आने के कारण उसका प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ये इजी हो जाता है। समझो कि अभी ल्यूपस है, ल्यूपस जी, में किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता भी है नहीं भी होता है। तो अगर जी, किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो तो मेन ट्रीटमेंट ल्यूपस की होनी चाहिए। कि जी, जो ल्यूपस की ट्रीटमेंट अगर ठीक अच्छी तरह से हो गई तो किडनी जी, की बीमारी के ऊपर का लोड कम हो जाता है, और किडनी ओके, को सिर्फ गिने चुने दवाई लगते हैं। जी, ओके, तो इसी तरह से बाकी के भी ऑटो इम्यून डिसीजेस है। जो ओके, आपका जो सवाल था कि कोई खराब हैबिट नहीं, ये नहीं, वो हाँ, ऑटो हाँ, इम्यून डिसीज का कोई भी कोई वजह किसी को भी मालूम नहीं है। यह जी, अननोन एटियोलॉजी की बीमारी है जी, अच्छा जी, जिसके वजह से होने के बाद में अपने को समझते हैं कि अरे बाप रे अपने को ये बीमारी है, अपने को ये बीमारी है, और उसमें जी, कोई बैड हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स का कोई लेना देना। जी, ओके। सो एक ऐसा सवाल उसी रिलेटेड था जिसमें जैसे ऑटो इम्यून का है, कुछ चीज़ों के बारे में हमने पिछले सेशन में भी सुना कि जेनेटिक जो कुछ चीज़ें जिसकी वजह से भी कई लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो इसमें एक सवाल ऐसा भी था कि जेनेटिक बीमारियों में किसी एक इंसान को क्या ध्यान रखना चाहिए कि बिकॉज़ इट्स अगर वो जेनेटिक ही है, तो परिवार में शायद किसी को भी ये हो सकता है। तो उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? या आइडेंटिफाई एटलीस्ट जल्दी किया जा सकता है? Yeah, this is a very good question, because यस, now the as autoimmune diseases are coming, the same यस, way the genetic diseases of the kidneys are being identified,
हुँ, more frequently, so that हुँ, at least we can do the genetic counseling for them. For ओके, example, I take the autosomal dominant polycystic kidney disease, कि हुँ, जिसमें किडनी में सिस्ट हो जाते हैं और हुँ, धीरे 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 किडनी फेल हो जाती है। लेकिन ऑल पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज एक किस्म के नहीं होते, उसमें पीकेडी जी, 1 है, पीकेडी 2 है और पीकेडी हुँ, 3 है। और हुँ, अच्छी हुँ, बात हुँ, यह है कि उसके लिए अभी जेनेटिक स्टडीज जो है वो जी, अवेलेबल हो गए, और जी, जेनेटिक स्टडी से एग्जैक्टली पीकेडी 1 का जीन है, पीकेडी 2 का है, पीकेडी 3 का है, यह हम हुँ, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये जी, आइडेंटिफाई करके हमें क्या मिलेगा, तो हर एक हुँ, पॉलिसिस्टिक किडनी डिसीज का हुँ, कोर्स ऑफ डिसीज अलग रहता है। कुछ हुँ, बीमारियों में लेडीज लोगों को डायलिसिस नहीं लगता या जीवन के हुँ, बिल्कुल अंत में लगता है। कुछ हुँ, मेल्स में डायलिसिस अर्ली स्टेज पे शुरू होता है। ये सब हुँ, बातें हैं, हम हुँ, बिल्कुल जेनेटिक स्टडीज करके प्रेडिक्ट कर हुँ, सकते हैं और हुँ, पेशेंट को बता सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी एट प्रेजेंट ये है कि ये जेनेटिक टेस्ट है, ये हुँ, काफी महंगे टेस्ट, तो ओके, इसके लिए हर एक पेशेंट वो अफोर्ड कर पाएगा, ऐसी बात हुँ, नहीं है। तो हुँ, हुँ, इसलिए हुँ, हम भी थोड़ा हिचकिचाते हैं कि हमारा हुँ, एडवाइस करने में, क्योंकि पेशेंट का महीने का या 1.5 महीने का खर्चा एक टेस्ट में चला जाता है। ये भी जी, चीज़ अपने को ध्यान रखनी ध्यान में चाहिए। रखनी चाहिए। और वैसा सिमिलर एग्जाम्पल है ऑक्ज़ालोसिस। हुँ, ऑक्ज़ालोसिस में तो किडनी में पत्थर होते हैं और उसके वजह से किडनी फेल होती है। ये जी, स्पेशल टाइप का पत्थर है। उसमें जी, हमने हमें पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए, लेकिन ये बीमारी है लीवर की, लेकिन हुँ, वो बीमारी के एंजाइम्स वगैरह के कारण वो किडनी में हुँ, पत्थर होना शुरू हो जाते हैं। ओह! समझो वो ओके, पेशेंट एंड स्टेज किडनी डिसीज को आ गया और उसको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई। ये हुँ, चीज में हम हुँ, वो डायग्नोस करना चाहिए कि उसके शरीर में ऑक्सैलोसिस का जीन है या नहीं। हुँ, हुँ, अगर हुँ, जीन हो तो उसका किडनी ट्रांसप्लांट करना है, तो जी, खाली किडनी का ट्रांसप्लांट करके नहीं बात बनेगी। आपको करेक्ट, उसके लिए लीवर और किडनी दोनों ही साथ में बढ़ाना चाहिए, नहीं तो खाली किडनी बदल दी तो नए किडनी हुँ, में भी स्टोन आ जाएंगे और जी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसे एजीएक्सटी जीन बोलते हैं। वो करने ओके, के बाद में अपने को समझ जाता है। तीसरी कॉमन जो बीमारी है कि जो जेनेटिक इससे हम डायग्नोस करते, वो जी, है हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, या हुँ, यानी कि एचयूएस। अगर ये अटिपिकल एचयूएस रहेगा और हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो नए हुँ, किडनी में ये बीमारी आ जाएगी। तो ये ओह! नहीं ओके, आना चाहिए। पहले हमें मालूम होता है हुँ, कि ये एचयूएस जीन का हम टेस्टिंग करते हैं, अगर रहेगा तो हम ट्रांसप्लांट या तो अवॉइड करते हैं या तो हुँ, उसको एक्लूजेमैब वगैरह स्पेशल ट्रीटमेंट करके थोड़ी रिस्क उठा के कर लेते हैं। तो जी, ये जो चीजें है, ये जेनेटिक्स का इम्पोर्टेंस अभी जी, मेडिकल साइंस स्पेशली इन नेफ्रोलॉजी किडनी की जी, बीमारियों में बढ़ रहा है। लेकिन मैं जी, जैसा बोला कि वो कॉस्ट इज अ लिटिल प्रोहिबिटिंग एट प्रेजेंट, बट आई एम जी, श्योर ओवर द इयर्स इट विल बी कम डाउन एंड पीपल कैन इजीली अफोर्ड। जी, ओके। सर कुछ सवाल मेडिसिन्स रिलेटेड भी होते हैं। मतलब अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्योंकि हमें बहुत बहुत ज़्यादा सवाल भेजे हैं लोगों ने पूरे इंडिया से कई जगहों पर से। तो उनमें कुछ सवाल मेडिसिन स्पेसिफिक मेडिसिन को लेके है। जैसे एक सवाल अभी मुझे दिख रहा है जहाँ पर उन्होंने जैसे कीटो वर्ज करके कोई मेडिसिन है, तो वो क्या सही है पेशेंट्स के लिए? फिर जो डाययूरेटिक जो लेते हैं मेडिसिन्स, तो उसके बाद ऐसा कुछ है कि टेस्ट कराते हैं तो क्रिएट लेवल कम आता है, या कुछ लोगों ने स्पेसिफिक क्रिएटिनिन रिडक्शन की कोई ऐसी मेडिसिन्स के बारे में भी बोला है। तो क्या इसका कोई कनेक्शन है? बिकॉज़ लोग अभी बहुत बारी हम देखते हैं कि
कुछ अलग दवाइयाँ भी प्रमोट करते हैं, जो किसी ने रिकमेंडेड है, नहीं है, ये पता नहीं। बट ओवर द काउंटर मिले या किसी नेटवर्क से तो वो बोलते हैं कि होम्योपैथिक भी हो सकती है, कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन की भी अल्टरनेटिव इसकी भी हो सकती है। तो इसमें क्या तथ्य है या क्या सच्चाई है या क्या मिथ है? वो उसको थोड़ा आप हाँ, जानकारी ये देंगे? थोड़ा सा ब्रॉड क्वेश्चन है कि जी, किडनी का एक तो मैं पहले बात क्लियर कर दूं। एक टाइम क्रिएटिनिन 1.5 के ऊपर गया कि द जी, नेचुरल कोर्स ऑफ द डिसीज इज दैट क्रिएटिनिन विल इंक्रीज कंटिन्यूअसली जी, एंड जी, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जी, वेरी ट्रू। and during some time, time may vary, the patient gets suddenly decompensated, and हुँ, once he gets decompensated, he requires either a dialysis or a transplantation. अब आप हुँ, समझते कि ये हम ये जो बीमार दवाई है वगैरह ये अगर नेचुरल कोर्स है तो क्यों देते, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। उसमें ये समझना चाहिए कि समझो अपने को किडनी की बीमारी का पहला ये मिल गया कि इंडिकेशन मिल गया कि बाबा ये जी, क्रिएटिनिन है। तो क्रिएटिनिन वो स्टेबल रखना चाहिए और हुँ, ज्यादा से ज्यादा समय तक वो स्टेबल रखना चाहिए और जी, ना कि वो डिकम्पेंसेट होने का अलाउ करने हैं। इसलिए जी, हम नॉट ओनली द मेडिसिन बट द डाइट एंड चेंज ऑफ अ लाइफस्टाइल, ये तीन हुँ, चीजें करके हम वो डायलिसिस लगने का समय है वो दूर प्रोलॉन्ग, ढकल सकते। एंड करेक्ट, ये प्रोलॉन्ग होने से पेशेंट को बेनिफिट होता है, उसे हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। अब ओके, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में नए नए तरीके के खोज लगते हैं, नए नए जी, ट्रायल्स वर्ल्ड वाइड होते हैं। उसमें जी, से एक ये जो कीटो वर्ज है उसका एक जी, ट्रायल है, इट इज अ कीटो एनालॉग। जी, See, the problem is that once we give a nitrogenous products to the patient, हुँ, the urea nitrogen load increases and हुँ, that increases the creatinine rapidly. हुँ, तो हुँ, हुँ, वो हुँ, नहीं करना चाहिए, तो हमें प्रोटीन का इंटेक है पेशेंट का पूरा कम करना, बट जी, we need some or other types of amino acid। हुँ, वो उसके जो अमीनो एसिड के कीटो एनालॉग्स है, हुँ, they have been designed and the trials are going on that. If we ओके, give those analogs, then राइट, patient may get benefit because we can then cut down the protein intake in this thing and we can राइट, supplement additionally this keto analog so that जी, the patient's nutrition is maintained at the same time the progression of the disease is also retarded। जी, सो ये टाइप के ये रहते हैं। उसी तरीके से दूसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड है। हुँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड देने से क्रिएटिनिन कम नहीं होगा, लेकिन जी, किडनी को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए और जी, उससे जो पेशेंट के स्किन और अदर सिस्टम को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो दिया जाता है। अब आयरन किसी ये किडनी के पेशेंट में लो होता है तो आयरन सप्लीमेंट भी देना पड़ता है। किडनी बिल्कुल, के मरीजों में ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन भी देने पड़ते हैं। किडनी जी, के बीमारी में कैल्शियम ऊपर जाता, कैल्शियम नीचे आता है और फास्फोरस ऊपर जाता है, तो वो जी, बोन बैलेंस है, वो जो मेटल मिनरल बोन डिसीज है वो कंट्रोल के लिए मेडिसिन देनी पड़ती है। जी, किडनी के बीमारी में पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ जाता है और जी, उसका हड्डियों के ऊपर खराब इफेक्ट होता है, तो वो जी, बड़े नहीं है बल्कि पहले चेक करके अगर वो बड़ा है तो वो नीचे जी, लाने की दवा देनी। इसी तरीके से काफी मेडिसिन ये चल रहे हैं, ये ट्रायल बेसिस पे अभी तक कोई जी, सर्टन उसको ये नहीं है। नहीं है, अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में मुझे कोई खास एक्सपीरियंस तो है नहीं, लेकिन ये दो तरीके की चीजें एक साथ लेने से अगर जी, थोड़ा क्रिएटिनिन जल्दी बढ़ जाना चाहिए वो तुरंत बंद कर देना चाहिए। जी। सो क्रिएटिनिन तो वैसे भी हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ किडनी है, इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। अगर किडनी अगर ठीक काम कर रही है तो नेचुरली क्रिएटिनिन कंट्रोल्ड वे में रह सकता है। सो आई थिंक वो फोकस वहां पर शायद हमारा ज्यादा होना चाहिए। सर, इसको अभी इसी विषय को लेकर हमने पिछले सेशन में भी पूछा था कि कई सारे पेशेंट्स हैं
जिनका रिपीटेडली ये कहना होता है कि क्या हम डायलिसिस से रिवर्स आ सकते हैं? क्या हम ट्रांसप्लांट को अवॉइड कर सकते हैं? तो ये जनरल हम देखते हैं कि लार्ज लेवल पे ये क्वेश्चंस लोगों के हैं। तो किस ये तरीके से हम इसको मतलब डील करें? क्योंकि ये मेंटल स्टेट है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स की। बहुत ज़्यादा स्टेट है ये एंड दैट डिलेज द ओवरऑल ये। तो कैसे इसको कर सकते हैं? मेंटालिटी के इसमें ये डायलिसिस का डर ये बहुत बड़ी चीज है। ये डायलिसिस का डर जी, इतना हमें रहता है कि पेशेंट बोलता है हमें हर हालत में आप डायलिसिस नहीं कराना है, आप बाकी कोई भी दवा दो, बाकी कुछ भी करो, लेकिन जी, हमारा डायलिसिस मत करो। ये रिक्वेस्ट जी, जी, बहुत सारे पेशेंट से आती है, लेकिन उनको मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ, आज ना कल आपको डायलिसिस करना ही है। और जी, डायलिसिस की आजकल टेक्नोलॉजी और बाकी की चीजें ये बहुत आसान हो गई है कि जी, जिससे पेशेंट को कम से कम तकलीफ हो। पहले की बात में जो 1970s में जो डायलिसिस किया जाता था, उससे हुँ, पेशेंट को काफी तकलीफ होती थी। वहां से आजकल अलग अलग इन्वेंशंस होके ये हुँ, पेशेंट फ्रेंडली डायलिसिस आज काफी हद तक आया है, और भी हुँ, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, और भी आसान हो जाएगा। और जी, सबसे अच्छी बात यह है कि जो कॉस्ट पहले बहुत ज्यादा थी, वो अब जी, अफोर्डेबल रेंज में आ गई। और हुँ, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बोलो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलो, उन्होंने हुँ, ये सब आगे फॉरवर्ड आके गरीब लोगों के लिए, कि जिनको जी, डायलिसिस प्राइवेट सेटअप में अफोर्ड नहीं होता, नहीं कर सकते। उनके लिए भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सुविधा का निर्माण करके रखा है कि ताकि हुँ, कोई भी जिसे डायलिसिस की जरूरत हो, वो हुँ, आदमी हुँ, डायलिसिस ले सके। तो डायलिसिस का डर निकालने का जो काम है, वो डॉक्टर को जी, करना चाहिए, पेशेंट ने समझ के लेना चाहिए, फैमिली मेंबर्स ने बोलना चाहिए, और बिल्कुल, कुछ हद तक साइकियाट्रिक्स के पास जाके वो साइकियाट्रिक काउंसलिंग भी करके लेनी चाहिए, कि जिसको एक जी, अभी हमारे भी डे टू डे लाइफ में कोई लोगों को कुत्ते से डर लगता है, कोई लोगों जी, को और पानी से डर लगता है। ये जो चीजें हैं, उसी समान ये डायलिसिस का डर ये चीज है। डर है। तो ये अपने मन से निकाल दिए तो पेशेंट का जी, जो लाइफ है वो सुविधाजनक हो जाए, और मेंटली द पेशेंट विल नॉट गो इन द डिप्रेशन। और जी, दूसरा बिल्कुल, जो ट्रांसप्लांट जी, हम अवॉइड कर सकते हैं क्या? तो दैट हुँ, इज अ डेफिनेटली अ चॉइस ऑफ द पेशेंट, हुँ, whether the patient wants to go for a transplant, and if he is suitable for transplant, it जी, becomes 100% decision of the patient कि whether he will prefer to go for a transplant or he will go on lifelong dialysis. जी। दैट इज वेरी ट्रू। सो आई थिंक ये चॉइस पेशेंट की है और जब वो डायलिसिस पर हैं या फिर अगर वो उनको सारी कंडीशंस मीटअप होते हैं तो वो ट्रांसप्लांट को डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं। सर हमारे साथ में हमारे कुछ ऐसे दर्शक और ऐसे लोग जो जुड़े हुए हैं उनमें कई लोग आप कह सकते हैं छोटे शहरों में से हैं, टियर 3 टियर 4 जो सिटीज में से हैं, वहाँ पे अवेयरनेस अभी तक उतनी है नहीं है और वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी उतनी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे समय पे नेचुरली अब अगर किसी को रिकमेंड किया गया है कि आप 2 बार डायलिसिस कीजिए, तो किसी कारणवश उन्हें वो पॉसिबल नहीं होता है। या तो उनको ट्रैवल करना होता है, या तो फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता है और आई थिंक वो अवॉइड करने की कोशिश भी करते हैं बहुत बारी। तो एक तो हम दर्शक ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसी टियर 3, टियर 4 जगह पे भी बढ़ रही हैं? क्या उसमें कोई ऐसी सुविधाएँ हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ ऐसी हैं जहाँ पर ये लोग वहाँ पर जाके आप लाभ ले सकते हैं उस चीज़ का? और अगर उनको कुछ रिकमेंडेशन है कि वीक में एक्स टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन किस क्राइटेरिया की वजह से उनको बोला जाता है, तो उसमें कुछ अगर वो कम करते हैं तो उसका कुछ इम्पैक्ट है क्या? सबसे पहले ये बात है कि आप जैसा कहा कि जी, ये जो सुविधा है टायर 3 टायर 4 में इतनी अच्छी नहीं है,
लेकिन हमारी गवर्नमेंट और नीति आयोग ये इसके जी, पीछे है कि ये सुविधा सब जगह पे उपलब्ध हो, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह भी हो, और नॉट जी, ओनली द डिस्ट्रिक्ट बट तालुका प्लेस में भी ये उपलब्ध हो, ताकि आजू बाजू के लोगों को 50 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल नहीं करना है। लेकिन जी, ये होने में अभी समय है, शायद वो और 4 से 5 साल लगेंगे और ये सुविधा हो जाए। कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ डायलिसिस कंपनीज है, वो जी, ये टायर 3 टायर 4 सिटीज में जाके ये सुविधा का जी, निर्माण करने में जुटे हैं। और जी, एक अच्छी बात है कि उसमें गवर्नमेंट का साथ उनको अच्छी तरह से मिल रहा है। जैसा कि अभी गुजरात गवर्नमेंट ने गुजरात डायलिसिस प्रोग्राम शुरू किया है। जी, Anybody who wants to take a dialysis can come and approach those people, जी, government facility, and they will जी, provide him with the facilities. And not only that, they will be giving 200 rupees for the as a traveling ओह! allowance. So आपकी जो बात है कि जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो जी, धीरे जी, धीरे अभी कम होते जा रहा है, और जी, ऐसा नजर आ रहा है कि अगले कुछ वर्षों में ये सुविधा सभी जगह पे उपलब्ध होंगी, और ये घर के नजदीक भी होंगी, और घर जी, के और अफोर्डेबल प्राइस में भी होगी, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट ये डायलिसिस ले सके। और हफ्ते में जो बार डायलिसिस कट करके हफ्ते में एक बार लो या कम लो, जी, तो दैट इज कॉल्ड एज इनएडिक्वेट डायलिसिस। जी, Inadequate dialysis shortens the lifespan of the person, so it is not recommended at all to anybody. The जी, problems I can understand, but still we don't have a definite answer to the financial burden yet now. But with the promotion of the government and with the availability of the facilities, जी, this problem should get sorted out in next 4 to 5 years. That's what I hope. And all of us, all nephrologists, plus all social organization and government should help it. Another example is of a Goa government. Of course, it is a ओके, small state. They provide 15,000 rupees a month to each patient of a dialysis, but he ओह! should be the Goa citizen. But ओके, if this happens, then the things are यस, definitely they get a reimbursement, and their financial जी, burden becomes easy, because dialysis के patient को ना कि सिर्फ डायलिसिस का खर्चा उठाना है, बट मेडिसिन जी, का भी साइमल्टेनियसली खर्चा उठाना है। तो इसमें जो गैप है, वो गैप ये गवर्नमेंट के पुढाकार से थोड़ी सी जी, कम हो जाएंगी, और हमारे कम पेशेंट ज्यादा एक सुविधा का लाभ उठा सके। जी, जी, बिल्कुल। मुझे लगता है फिर कई सारी गवर्नमेंट्स वेदर स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन्होंने कोई ना कोई इनिशिएटिव्स आई थिंक उस तरफ लेने चाहिए क्योंकि दिन-ब-दिन मरीज़ों की संख्या बढ़ रही है। बरोबर। अ, हाँ, और धीरे-धीरे हम देखते हैं कि जो पेशेंट्स और जो शायद कंडीशंस हैं जिनको हम कह सकते हैं कि किसी को जो डायबिटीज़ या प्री कंडीशंस हैं, वो इवेंचुअली उनको लीड करती है उस फेलियर ज़ोन में। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद हमें खड़ा करना बहुत ज़रूरी है और जो अफोर्डेबल नहीं है, तो जैसे मान लीजिए अभी आयुष्मान भारत जो योजना है, उसके तहत भी मेरे हिसाब से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जहाँ पर पेशेंट्स को बेनिफिट मिल सकता है। नहीं, मेरा ये कहना है कि ये जो सुविधा जो हो रही है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहा है। अभी जी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी एक इनिशिएटिव लिया है कि जी, जिसमें उन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट में डायलिसिस सेंटर सेटअप कर दिया है। तो जी, ये जो है, ये सुविधा तेजी से बढ़नी चाहिए, और उसके लिए सबके सहभाग की जरूरत है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सर ये अभी हम लोगों ने कुछ लोगों का डायलिसिस संबंधित फिर से कुछ जो प्रश्न उनके रहे हैं कि अगर डायलिसिस में अभी बहुत बारी पेशेंट एक स्टेज में है, तो किस लेवल पे उनको प्रिपेयर करना चाहिए? ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है
कि उन्हें आज ना चल के कल डायलिसिस करना पड़ता है, तो उसकी जो प्रिपरेशन है, जैसे को एवी फिस्टुला वगैरह ये चीज़ें हैं, तो वो प्रिपरेशन शायद बहुत बारी होता नहीं है और हम अचानक देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स को कैथेटर या ऐसी चीज़ें लगाकर उनका डायलिसिस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर कैसे उन्होंने एडवांस में उस चीज़ को प्रिपेयर कर लेना चाहिए? या वो मेंटल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होने की वजह से वो इवेंचुअली वो वहाँ पर आते ही हैं? तो और फिर उस समय पे शायद रिस्क बढ़ जाती है और मुश्किलें बढ़ जाती है सभी के लिए। ये तो आपका प्रिपेयर कहना सही है कि ये जी, जो मेंटल ब्लॉक जो है कि जी, डॉक्टर जब क्रिएटिनिन 5 या 6 तक चला जाता है, तो डॉक्टर जी, तो एडवाइस करते हैं कि भाई यार चलो अब आपका एवी फिस्टुला बना के रखो ताकि ये जी, लेकिन वो पेशेंट को मेंटल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं, पेशेंट जी, वो बात टाल देते। उनको डर जी, जी, लगता है कि हमने फिस्टुला कर लिया, इसका हुँ, मतलब हम डायलिसिस करेंगे। तो अभी तो जी, मुझे कुछ नहीं हो रहा, डॉक्टर क्यों ऐसे बोल रहे? ये जी, सवाल भी उनके मन में आता है। जी, तो जी, ये किस लिए कर रहे हैं? ये कन्विंस करना, ये डॉक्टर का काम है और ये जी, एक्सेप्ट करना और वो फॉलो करना, ये पेशेंट का काम। बिकॉज़ एवी फिस्टुला करने वाले प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं, वैस्कुलर सर्जन्स होते हैं, हुँ, यूरोलॉजिस्ट होते हैं। ये लोग हुँ, तो आजकल टेक्निकली दे हैव एडवांस सो दैट दे कैन डू द जॉब विदाउट जी, एनी हेल्प। बट ये करके लेने में तैयार नहीं। सिमिलरली हुँ, वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन हुँ, प्रोग्राम हुँ, जो हेपेटाइटिस बी न हो, हेपेटाइटिस सी न हो, तो न्यूमोनिया न हो, कोई किडनी फेल्योर के पेशेंट को, इसके लिए जी, हम वैक्सीनेशन एडवाइस करते हैं। कई बार पेशेंट सुनते हुँ, हैं, कई बार नहीं सुनते। तो ये सब हुँ, चीज़ें हैं, ये अवेयरनेस में आती है और आती हैं। जैसा भी अवेयरनेस बढ़ जाएगा, वैसा वो ठीक हो जाए। जी, अभी हमारी और ये तरफ एजुकेटेड पेशेंट्स आते हैं, जी जो सर। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी का परसेंटेज 60 टू 70%। हुँ, 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 That means still the 30 to 40% patient, they don't दैट्स want अ to लॉट follow. एंड दैट्स प्रीटी लार्ज नंबर। इलिटरेट लोग भी आते हैं, जी, वो बीमारी तो अच्छी तरह से समझ लेते, लेकिन वो हुँ, फॉलो नहीं करते। वो गोली फॉलो नहीं खाएँगे कर बस उतना ही उनका ये रहता है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जी, उनको पकड़ के तो हम उनका फिस्टुला नहीं नहीं, बनवा सकते। सो जी, 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 बिल्कुल सही है। ओनली हिच देयर और उसका हुँ, एडिशनल खर्चा है वो दैट इज अनदर फाइनेंशियल बर्डन although you will get the dialysis free but you will not get the AV fistula free तो ये हुँ, सिचुएशन है और ये गैप है वो थोड़ी ब्रीच करनी चाहिए कि पेशेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी सब जगह पे प्लास्टिक सर्जन्स है वेस्कुलर हुँ, सर्जन्स है दे कैन हेल्प हुँ, दोस पीपल या or a radiothoracic surgeon, and they can do the job, and it is very easy for them, and which they will not charge also. So हुँ, इसमें भी पेशेंट का फायदा ही होगा लेकिन इसके आगे लेके जाने के लिए कुछ तो जी, गवर्नमेंट सिस्टम की जरूरत है। हमने कल ही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को अपील किया है कि पहले जी सर। किडनी रजिस्ट्री बना दीजिए ताकि हुँ, ये हुँ, हमें मालूम पड़ सके कि महाराष्ट्र में कितने पेशेंट है सीकेडी हुँ, के हुँ, और कितने हुँ, लोगों को डायलिसिस की जरूरत है, उनमें हुँ, से कितने लोगों को मिल रहा है, कितने लोगों को नहीं मिल रहा है, उनमें से हुँ, कोई पेशेंट्स है वो किडनी ट्रांसप्लांट को जाना चाहते हैं। अभी जी, जो है वो दैट इज सब अनऑर्गेनाइज्ड अनप्लान्ड थिंग्स आर गोइंग सो इट शुड एब्सोल्युटली सर। comes under the government ruling, then the हुँ, things will get streamlined. That's what हुँ, our thought is. And we have made an हुँ, appeal to the government of Maharashtra. Let us see what is their response. जी, वेरी ट्रू। सर वन ऑफ द फ्यू लास्ट क्वेश्चंस जो हम ले सकते हैं। कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि बायोप्सी रिलेटेड सवाल लोगों का था। तो किस इज़ इट नेसेसरी कि हर इंसान जो आइडेंटिफाइड होता है या जिसको डायग्नोसिस तो बायोप्सी करना ज़रूरी है? और अगर वो कर रहे हैं तो उससे क्या आइडेंटिफाई होगा? हाउ हाउ इट कैन हेल्प? दैट इज़ व्हाट आई सी द क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं ये करना चाहूँगा कि जब हम किडनी के बीमारी में
अल्ट्रासाउंड की टेस्ट करते हैं तो किडनी का जी साइज देखते हैं। इंडियन पॉपुलेशन में किडनी का नॉर्मल साइज 9 टू 11 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। उससे अगर जी किडनी छोटी रहेंगी तो जी प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी है। फिर वो हम बायोप्सी उसकी नहीं करते। वजह ये जी है कि एक तो वो फाइब्रोसिस यानी पूरा सख्त हो जाता पत्थर के माफिक, तो उसमें जी से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। नहीं और मिलती। दूसरी बात यह है कि ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जी तो हमें जब करना है 9 टू 11 सेंटीमीटर का है किडनी, तो हम बायोप्सी का सोच सकते हैं। लेकिन डायबिटीज जी में हमको श्योर है कि इसकी डायबिटीज में किडनी तो नॉर्मल साइज की रहती है, लेकिन जी क्रिएटिनिन बढ़ा रहता है। तो उसकी जी बायोप्सी करके भी हमें कुछ फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। वी विल कम टू नो ओनली दैट बिकॉज ऑफ द डायबिटीज हिज किडनीज आर अफेक्टेड, दैट्स ट्रू ऑल। तो ये भी नहीं ट्रू करते। बाकी जो ग्लोमेरुलर डिसीजेस रहते हैं, जैसा जी ग्लोमेरुलराइटिस वगैरह, उसमें हम्म बायोप्सी करना जरूरी है। और बायोप्सी हम्म करने की एक वजह ये भी है कि आगे चल के तो ये किडनी फेल हो जाएंगी और हमें जी समझो ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ा, तो अपने जी को कौन से तरीके की बीमारी थी जिसका जी इफेक्ट किडनी पे आ गया, ये पहले मालूम होना बहुत जरूरी है। वरना जी वो ही जी बीमारी नई किडनी में आ गई और नई किडनी भी फेल हो गई, तो ऑल जी 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 एफर्ट गो वेस्ट। तो वेरी ट्रू। किडनी बायोप्सी इंडिविजुअलाइज करके हर एक पेशेंट का सिचुएशन देख के ही करना। अगर क्रिएटिनिन 8 9 10 रहेगा और उसकी राइट बायोप्सी करनी तो वो पॉसिबल नहीं। जी तो जी ये जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, दे विल जी सजेस्ट द बायोप्सी हैज टू बी डन और नॉट। करेक्ट। सो एज पर द डॉक्टर सजेशन जो रिकमेंडेड है उस हिसाब से उस चीज को उन्होंने मूव करना चाहिए। सर करेक्ट। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आज इस मौके पर आपने जो हमें समय दिया है काफी महत्वपूर्ण है। मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस हैं जो शायद अभी भी लोगों ने कई कई चीजें पूछी हैं, बट आई थिंक ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड आपका टाइम प्रीशियस आपने काफी आज के दिन हमें दिया। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, and we really look forward to your guidance going forward to all our patients, and all the something that we can do. We are intending, our objective is to create enough awareness in people today जिनको शायद आज किडनी डिसीज है, और जिनको किडनी डिसीज नहीं भी है तो गोइंग फॉरवर्ड वो कैसे उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। सो और वर्ल्ड किडनी डे के हिसाब से मुझे लगता है ये एक अच्छा मौका था जहां पर हमें आपसे बातचीत करने का मौका मिला। सो thank you very very much, sir. थैंक यू वेरी मच एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर Yes, अवेयरनेस कैंपेन। थैंक यू। yes, sir. Simran, you would like to? Yeah. थैंक यू सो मच डॉक्टर सदरे। थैंक यू। डायलिसिस किसी के लिए मकसद का सिलसिला होता है या फिर किसी के लिए पूरी ज़िंदगी की कहानी होती है, और आपने इसी से हमें समझाया है, बताया, हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड एज अ वोट ऑफ थैंक्स हम आपको एक मोमेंटो देना चाहते हैं, सो दैट हमारा और आपका ये रिश्ता आप हमेशा याद रखें। एंड विद इट हम एक प्यारा सा कैरिकेचर देना चाहते हैं, दो आप अभी ज़्यादा यंग लग रहे हो बट एक सुपरमैन सुपर डॉक्टर। थैंक यू। He is a super doctor. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you very very much, sir. We are थैंक यू। blessed to have you. थैंक्स। Yes. Thanks a lot. थैंक यू।